आदाब नाज़रीन, दूरदर्शन उर्दू के अहम प्रोग्राम किताब कायनात में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि दुनिया में किताबों की अहमियत क्या है। किताबों के से दोस्ती के फ़वाइद और नताइज क्या हैं। किताबें न सिर्फ़ हमारी तन्हाई की रफ़ीक होती हैं बल्कि इल्म का ख़जाना होती हैं। दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं जिनके अफराद किताबों से जुड़ते हैं, किताबों से दोस्ती करते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अदीब और एक कलमकार जो होता है वो अदबी लिहाज से बहुत ऊंचे दर्जे पर फायज होता है और किताबें उसके मुताले और उसके मुशाहिदे का निचोड़ होती हैं और उन्हीं मुशाहिदे और मुताले के निचोड़ की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी का लाहे-अमल तय कर सकते हैं। तो इसी गर्ज़ व गायत से दूरदर्शन उर्दू ने किताब शनासी का ये सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है किताब कायनात। प्रोग्राम किताब कायनात के इस एपिसोड में, इस शुमारे में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो किताब है मजाज, शख्स और शायर, और जिसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब। नाज़रीन, आप जानते हैं प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब की शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। आज इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर शहपर रसूल साहब। आप उर्दू दुनिया की, उर्दू अदब और शायरी की दुनिया की एक मुमताज़ शख्सियत हैं। उर्दू दुनिया में, अदब की दुनिया में आपका नाम बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे, मजाज, शख्स और शायर, तो शुरुआती सवाल, पहला सवाल ये कि मजाज की हयात और वारदात, जो पहला बाब है इसका, तो मजाज की शुरुआती ज़िंदगी और उनकी हयात व वारदात पर कुछ रोशनी डाली है नाज़रीन के लिए। मैं अव्वलन अर्ज़ करूं कि आपके इस प्रोग्राम का टाइटल किताब कायनात मुझे बहुत पसंद आया और वाक़या यह है कि किताब एक ऐसी गैर मामूली शय है। किसी बड़े थिंकर ने कहा था कि एक किताब पढ़ने के बाद आदमी की शख्सियत वो नहीं रहती जो किताब पढ़ने से पहले होती है। बहुत कुछ उसमें शामिल हो जाता है, बहुत कुछ उसके यहाँ बदल जाता है, उसके सोचने, समझने, देखने के नज़रियात बदल जाते हैं। जी जी। इतना असर किताब डालती है। अब हम इस किताब की तरफ आते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और मजाज की ज़िंदगी के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। मजाज तो बहुत ही अजीब व गरीब और बड़ी गैर मामूली और बड़ी मुनफरिद शख्सियत का नाम है। आप बचपन से जो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, तो उनको अगर देखें उनकी ज़िंदगी के बारे में तो अंदाज़ा होता है कि बचपन में तो उनकी ज़िंदगी भी उसी तरह की थी जिस तरह से आम तौर पे लोगों की होती है। जिस तरह घर में बच्चा होता है, जिस माहौल में पढ़ता है, बढ़ता है, फिर वो किस तरह अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, किस तरह भाई बहनों से मोहब्बत करता है, किस तरह उन तमाम चीज़ों की फ़िक्र रहती है, बिल्कुल उसी तरह की ज़िंदगी उनकी है। लेकिन उस बाद में उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं वो बड़ी गैर मामूली है। उनके वालिद सिराजुल हक साहब, उन्होंने LLB किया था। मतलब ये भी कहा गया कि उनके ख़ानदान में उस तरह का रिवाज नहीं था पढ़ने लिखने का। पढ़ने लिखने वाले तो सब थे, इंतहा ये कि उनके यहाँ की औरतें भी पढ़ी लिखी थी जिनकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन जिस तरह बाहर जाते हैं और पढ़ते हैं, ये काम सिराजुल हक साहब ने किया, LLB उन्होंने किया। और नौकरी, बहुत से ख़ानदान इस तरह के होते थे, ज़मींदार, इनका भी ज़मींदार ख़ानदान था कि जिनके यहाँ नौकरी और सर्विस करने का कोई सिलसिला नहीं होता था। लेकिन सिराजुल हक साहब ने ये सिलसिला शुरू किया। उस सिलसिले में वो लखनऊ में रहे, आगरा में रहे, अलीगढ़ में रहे, तो और मजाज भी उनके साथ जाते रहे और उनकी तालीम का सिलसिला लखनऊ में, फिर आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज में, बाद में अलीगढ़ में ये सिलसिला रहा। तो वहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज जब वो आ गए आगरा में
और उनके वालिद की मुंतकली अलीगढ़ हो गई, वो अलीगढ़ आ गए, तो उस वक्त वो हॉस्टल में रहे। वहाँ से उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास मोड़ आया और तब्दीलियाँ शुरू हुई, इसलिए कि एक तो सब लोग उनसे जुदा हो गए, वो अकेले हो गए। दूसरा ये कि हॉस्टल में जिस तरह की लाइफ होती है और जब आदमी अकेला होता है, शायरी का जो एक शौक़ था वो उन्हें शुरू से था। यहाँ आने के बाद वो शौक़ बहुत परवान चढ़ा। वो फ़ानी के करीब में वो रहते थे, फ़ानी बदायूनी आगरा में थे उस वक्त, और जिस तरह का अदबी माहौल वहाँ था उसका भी असर उन पर हुआ। और वहाँ पर अकेले रहने की वजह से और कुछ जो यार दोस्तों की सोहबत होती है उसकी वजह से बस तब्दीलियाँ उनके यहाँ आई। उनकी रातें उन महफ़िलों में गुजरती थी। सुबह पेपर होता था तो क्या पेपर देगा आदमी, जब रात में पढ़ने की बजाय उन महफ़िलों में वो रहा है, चुनाचे मालूम फेल हो गए। तो ये सिलसिला उनके साथ अक्सर रहा। और ये बहुत से लोग, ज़हीन लोग जो बाद में बड़ी शख्सियत के तौर पे सामने आए, उनकी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात रहे हैं। ये भी गैर मामूली तौर पे ज़हीन थे और बहुत बज़ला संज थे, बहुत बरजस्ता जवाब देते थे। कोई बात आपने कही, ऐसा जवाब उधर से आएगा कि जिसकी तवक्को भी ना हो, आदमी चौंक जाए और हिल जाए। तो इस तरह की गैर मामूली शख्सियत उनकी थी। इस किताब में एक बाब है मजाज़ की गज़ल गोई, तो मजाज़ की गज़ल गोई पर आप कोई? उस ज़माने के जितने भी शायर थे, जो तरक्की पसंद शायर थे, वो उनकी सब की जो तामीर व तहज़ीब हुई थी अदब की, वो क्लासिकी से शुरू होती है, क्लासिकी अदब से। और ये वाक़या है कि आप कितने ही जदीद हों, कितने ही तरक्की पसंद हों, लेकिन अगर आपकी बुनियाद में क्लासिकियत नहीं है और उस अदब का बहुत बुनियादी मुताला आपका नहीं है, तो फिर आप बहुत अच्छे जदीद शायर भी नहीं हो सकते और तरक्की पसंद शायर भी नहीं हो सकते। तो ये वाक़या मजाज का भी है कि उनकी भी तहज़ीब जो है वो उसी रवायती माहौल में हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ आगे कहा। ये कई नक्कादों उनके बारे में लिखा है, जिनकी बहुत मशहूर गज़ल है कि सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा भूल गए, इसके बारे में, या जो उनकी नज़्म है आवारा। तो ये लिखा लोगों ने कि अगर ये दो ही चीज़ें उन्होंने कही होती तो वो उर्दू में हमेशा ज़िंदा रहते बाइसे शायर। तो ये मामला भी है। गज़ल का मामला भी यह है कि गज़ल में बाज़ नए मौज़ूआत भी उनके यहाँ हैं। भाई गज़ल में आप कही जाते हैं, गज़ल के तो मानी बताए जाते हैं कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। दूसरा ये कि हुस्न और इश्क, खैर ये इतना बड़ा मौजू है और ये हर जगह, मतलब इसके बगैर तो ज़िंदगी का तस्वर नहीं किया जा सकता। लेकिन शायरी के लिए ख़ास तौर पे, उर्दू शायरी के लिए कहा जाता है कि वो हुस्न इश्क से भरी हुई है। हुस्न इश्क के अलावा जो इनकलाब और इनकलाबी रोमानियत की बात कही गई है, वो भी इनकी है, वो नज़मों में भी है और गज़लों में भी है। ख़ास तौर से उस वक्त जिस तरह की गज़ल कही जा रही थी, जिस तरह की गज़ल लोग कह रहे थे, उससे मुख्तलिफ गज़ल है मजाज़ की गज़ल। इसी एतबार से कहा जाता है कि वो उनके यहाँ रोमानियत है, तो रोमानियत तो है, लेकिन उनके यहाँ इनकलाब के आसार भी नुमाया नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है, अब आले मसरूर ने उनके बारे में लिखा है कि वो कुछ उनके यहाँ एक तिफलाना इनकलाब का तसव्वुर या सूरत हाल मिलती है। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि वो उस तरह का कोई बाज़ाब्ता नज़रिया और कोई बाज़ाब्ता निज़ाम उनकी शायरी में इनकलाब का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस प्रोग्राम में आने के लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो ये हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा था जिसमें हम प्रोफ़ेसर इर्तज़ा करीम साहब की किताब मजाज शख्स और शायर पर गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ थे प्रोफ़ेसर शहपर रसूल साहब। अब हम चलते हैं नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जहां हम एक हिंदी किताब पर तबसरा करेंगे, चर्चा करेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। प्रोग्राम किताब कायनात के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, इस हिस्से में हम जिस किताब पर गुफ्तगू करेंगे वो किताब है 100 वर्ष बाद छायावाद, और इस किताब को मुरतब किया है राकेश रेणु जी ने। प्रकाशन विभाग की तरफ से छपी है ये किताब। और इस किताब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफ़ेसर
गरिमा श्रीवास्तव जी, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस में तदरीसी खिदमात अंजाम देती हैं। मैडम खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम किताब कायनात में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला। हिंदी की ये किताब 100 वर्ष बाद छायावाद, जिस पर हम अभी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पहला सवाल ये कि मैडम के आज के इस दौर में छायावाद पर बात करने की क्या ज़रूरत पेश आई? ये जो किताब है ये राकेश रेणु ने ये संपादित की है और ये प्रकाशन विभाग ने छापी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि प्रकाशन विभाग ने बड़े कायदे से ये किताब छापी है, बड़े बहुत सोच समझ कर ये किताब छापी है। और इस किताब में राकेश रेणु जो खुद प्रकाशन विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ लेख चुने हुए छायावाद पर इसमें संकलित किए हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण लेख है, जो हालांकि हमें सब जगह मिलता है, वो मुकुटधर पांडे का है। मुकुटधर पांडे वो थे जिन्होंने छायावाद पर सबसे पहले जिन्होंने विचार किया था, उसमें मुकुटधर पांडे थे। और उन्होंने छायावाद क्या है इस शीर्षक से लेख लिखा था। और जब छायावाद आया था, ये 1918 का समय था। 1918 से 1936 का ये जो दौर था, इस दौर को हम राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब भी जी बहुत महत्वपूर्ण था। और हम इसे जब भी इस दौर पर बात करेंगे, इस दौर पर बात करेंगे, तो एक तरफ हम गद्य पर बात करेंगे तो प्रेमचंद पर बात करेंगे, क्योंकि यही उनका दौर था। क्योंकि प्रेमचंद ने ठीक इसी समय बाज़ारे हुस्न का हिंदी तर्जुमा किया था सेवा सदन के रूप में, और ये 1918 का समय था। और ठीक यही समय प्रेमचंद के भी लिखने का समय, इसी समय छायावाद के चारों कवि भी हमारे सामने आए हैं। छायावाद क्या है, तो हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को आप छायावाद के मतलब कुछ बताइए। ये जो छायावाद है, इसके पूरी पृष्ठभूमि में यदि आप यूरोप के रोमांटिसिज्म को देखें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम छायावाद को समझ सकते हैं। और इसके जो 4 स्तंभ थे, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और पंत, इन चारों लोगों की दिशाएं अलग अलग होते हुए भी उन्होंने कविता को एक मुकम्मल तस्वीर प्रदान की, जिसमें एक तरफ हृदय के भावों का सहज उच्छलन था और दूसरी तरफ जो कुछ वो देख रहे थे उसको कहने के लिए जो उन्होंने शैली अपनाई, वो शैली एक तो व्यक्तिवादिता से भी जुड़ी हुई थी, और दूसरी बात उनके कहने में जो एक कवि की कोमलता होती है वो भी थी। और साथ ही उन्होंने भाषा पर बहुत काम किया। इन चारों कवियों ने ये जो भाषा पर छायावादी कवियों ने काम किया, उसने छायावाद को आने वाले सालों के लिए कवियों के लिए एक निकष के तौर पर प्रस्तुत किया या एक कसौटी के तौर पर प्रस्तुत किया। तो इसमें ये जो लेख है मैडम के छायावाद और भारतीय पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण को छायावाद से कैसे जोड़ कर देखते हैं? अगर हम इसको भारतीय नवजागरण कहें तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि ये जो नवजागरण है, ये देखिए 2 चीज़ें थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन जब शुरू हुआ और जो हमारे यहाँ के समाज सुधारक थे, उनके लिए राष्ट्र चिंता महत्वपूर्ण थी। और जब राष्ट्र चिंता महत्वपूर्ण हो गई बाल गंगाधर तिलक और लोगों के लिए, तो उन्होंने समाज सुधार आंदोलनों पर एक तरह से उनको धीमा कर दिया। तो जो समाज सुधार आंदोलन थे, जिसमें औरतों का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, छुआछूत का मुद्दा,
चिंता को सामने रखने के लिए ये मुद्दे जब पीछे रह गए, तब छायावादी कवि और लेखक जो सामने आए, उनके निबंधों में, उनकी कविताओं में जो समाज सुधार के साथ जो राष्ट्र चिंता की छिपी हुई बहुत सारी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को हम पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का अक्स है छायावाद। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छायावाद सिर्फ एक काव्य आंदोलन नहीं है, कविता का आंदोलन नहीं है। छायावाद जैसे आंदोलन महाराष्ट्र में भी हुए, अन्य प्रांतों में भी हुए, इसलिए ये पूरे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य को उभारने वाला आंदोलन है। गांधी देखिए, इसी दौर में गांधी 1915 में आते हैं परिदृश्य पर, और 1915 से लेकर के गांधी स्वाधीनता आंदोलन और उसके बाद तक सक्रिय रहते हैं, जब तक कि गांधी नहीं जाते। लेकिन गांधी का पूरा प्रभाव इस पूरे दौर पर, आप छायावादी जो दौर है उस दौर पर इस तरह से देखते हैं, इतनी गहराई से देख सकते हैं, जो कि कहीं किसी और दौर के साहित्य में हमें नहीं मिलता। आप महादेवी वर्मा के रेखा चित्र देखिए, जो समाज का जो सबसे पिछड़ा और सबसे निचला तबका है, जिसे डाउन ट्रॉडन आप कह रहे हैं, उसकी चिंता या तो गांधी कर रहे हैं, नहीं तो महादेवी कर रही हैं। समाज का जो बिल्कुल पीछे छूट गया आदमी है, वो जिसे गांधी कहते हैं, वो अंतिम आदमी, वो अंतिम मनुष्य, उसकी चिंता करो, जहां गांधी कहते हैं। जी जी। छायावादी कवि उस अकेले छूट गए व्यक्ति की चिंता करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम गरिमा श्रीवास्तव जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम इस किताब पर बात कर सके 100 वर्ष बाद छायावाद। तो नाजरीन, यही चाहता है दूरदर्शन उर्दू कि ज़बान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, आर्ट के हवाले से हम किताबों के अंदर छिपी हुई जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारा विरसा है, वो आप तक पहुंचाएं। प्रकाशन विभाग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए किताबें मुहैया कराईं और जगह भी फराहम की। तो दूरदर्शन उर्दू की तरफ से पब्लिकेशन डिवीज़न का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में नाजरीन चलते हैं और हम आपको लिए चलते हैं साहित्य अकेडमी में जो हालिया दिनों में, गुज़श्ता दिनों में जो किताबी मेला लगा था, वहाँ ले लिए चलते हैं आपको और वहाँ आपको कुछ कलमकारों, कुछ लेखकों से बात कराते हैं। मेरे दो उपन्यास को पाठकों का, आप सभी का बहुत प्यार मिला, जिनमें से एक है मैं बोरिशल्ला, जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर है, और दूसरा है मरंगोड़ा नीलकंठुआ। ये आदिवासी जीवन पर माइनिंग का जो दुष्प्रभाव है, खासतौर पर जो खतरनाक खनिज है जैसे यूरेनियम वगैरह, तो उस पर आधारित है। उसके साथ साथ इसमें आदिवासी जीवन, उनकी संस्कृति, खान पान, रहन सहन, प्रकृति, पर्यावरण, तमाम बातें उस बहाने इसमें आई हैं। मैं मूल रूप से समाजशास्त्री हूँ, समाजशास्त्र में ही मैंने MA PhD वगैरह किया है, लेकिन साहित्य से मेरा जुड़ाव कविता के माध्यम से हुआ था। छिटपुट कविताएं मैं लिखती रही, उसके बाद
पहली कहानी कथा देश के नवलेखन अंक में आया था काफी पहले, और उससे एक हिम्मत आई। फिर साहित्य एक जो इंडिया टुडे का जो साहित्य विशेषांक है उसके लिए उसके संपादक अशोक जी का एक पत्र आया कि आप इंडिया टुडे के लिए उसका जो साहित्य वार्षिकी है उसके लिए लिखिए। तो उसी समय मुझे लगा कि कहानी लिखना पड़ेगा, तो मैं कहानी का ही प्लॉट ढूंढ रही थी कि किस विषय पे लिखूं, और उसी दौरान मुझे एक विषय मिला। ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर मैं लिखने की कोशिश की, लेकिन वो इतना उसका बड़ा फलक था कि वो कहानी नहीं बनी, बल्कि मुझे शुरू में लगा कि एक लंबी कहानी हो जाएगी, इसे कैसे दूं, और फिर धीरे धीरे वो एक उपन्यास के रूप में आया और करीब 2.5 लाख के आसपास उसमें शब्द होंगे, तो वो उपन्यास बन गया। तो मैं कहानी लिखने के लिए ही इसे आरंभ की थी, लेकिन बाद में ये उपन्यास बन गया और लोगों ने पसंद किया, तो फिर साहित्य में और भी काम करने लगी। कई कहानियां लिखी, नया ज्ञानोदय, वागत, हंस, कथा देश जैसी पत्रिकाओं में छपी, और फिर दूसरा उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ। हाँ, महसूस करता नहीं मेरे नाल सारे जड़े है वो स्कॉलर बैठे ने, सूझवान बैठे ने। हुणे उन्होंने कहा भी लेखक ने अपनी रचना बारे या किस तरह लिखना शुरू किया उसके बारे गल करनी है। तो मैं जो कदे कदे जिंदगी के इस पड़ाव से आके आत्म चिंतन करता है, अपने आप को मैं पूछता है भी की सी, किधर तो किधर नूं जिंदगी लै गई, या पैरों में की यह चक्कर सी। एक टीवी ते असीं एक ऐड देखते हैं अजकल चल रही है भी हत्थों दी लकीरां तुहाडी किस्मत दसदियां ने ते पैरों दी लकीरां तुहाडी किस्मत बनाउंदियां ने। शायद कोई पैरों दी इस तरह दी लकीरां सी जिहड़ियां मैनूं BA होके भी, सरकारी अध्यापक होके भी, 6 साल नौकरी करने तो बाद भी इत्थे कोई पता नहीं की जिरम पैदा होया मत्थे च भी सारा कुछ छड्ड के महानगर कलकत्ते चला गया। कोई सुपना नहीं सी जिंदगी का भी मैं लेखक बनना है, कोई मां बाप का सुपना नहीं सी भी उन्होंने बनाना की है, कोई अध्यापक ने इस तरह की गाइडेंस नहीं दी सी भी तू बनना की है। पिंडा के प्राइमरी स्कूलों पिंडा के सरकारी स्कूलों में 10वीं करके उदों कोई भी सुपना नहीं सी। साडे पास की कविता भी सब तो खतरनाक है सुपनिया ना मर जाना। मोहतरम सामीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उसके साथ ही साहित्य अकेडमी का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा ख्याल है कि एक लेखक का, एक राइटर का अपने बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है बहुत, और खासतौर से अपनी रचनाओं के बारे में कहना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता दरअसल कि उसने लिखा क्या है या क्यों लिखा है। ये इतना नेचुरल होता है कि मार्था राइट का एक बहुत ही अहम जुमला जो मैंने अपने एक प्रीफेस में इस्तेमाल किया था कि अदीबों से उनकी तख्लीकात के बारे में पूछना कुछ इसी तरह है जैसे कि परिंदों से ये पूछा जाए, जैसे कि पक्षी वैज्ञानिक पक्षियों से ये पूछें कि आप उड़ते कैसे हैं। तो वो जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, वो जो पक्षी विज्ञान है वो अलग है और पक्षी का उड़ना अलग है। तो ये 2-3 चीजें हैं कि बस इतना कहा जा सकता है कि एक इंटरनल प्रेशर, एक आंतरिक दबाव, एक खारजी जबर जिसे हम उर्दू में कहें, वो तो मैं बचपन ही से महसूस करता था। तो लकीली आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने एक ऐसे खानदान में जन्म लिया जहाँ के लिखने वालों की, नावल लिखने वालों की, शायरी करने वालों की एक पूरी रिवायत वहाँ मौजूद थी, और दोनों तरफों से मौजूद थी, यानी हमारी ननियाल से भी और ददियाल से भी।
तो जाहिर है कि वो माहौल हमारे यहाँ ऐसा था, बचपन में जो आँख खोली 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, तो घर में सब बैठे हुए रिसाले पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, जो जो नई कहानियां आई हैं वो पढ़ के सुनाई जा रही है। उसकी एक सामूहिक रीडिंग जिसको कहते हैं, एक कलेक्टिव रीडिंग उसकी हो रही है और उस पर लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जिस तरह होता ही है कि डॉक्टर्स के घर में जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर खेलने लगते हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनके बच्चे वो उसकी नकल करने लगते हैं, भाषण देने लगते हैं। उसी तरह कुछ हम भी 7 साल 8 साल की उम्र में कुछ लिखने लगे। तो नाजरीन, यहाँ हमारा ये शुमारा अख्ताम पजीर होता है। आप हमें उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें अपनी राय इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं ddurduspecials@gmail.com। तो इसके साथ ही मुस्तहसन रिजवी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।